Okay, so hello everyone. We are now starting with CS Executive. जब आप लोगों ने CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट या फिर CS फाउंडेशन क्लियर किया था, तो आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही थी कि आधे से ज्यादा CS आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बचा ही क्या है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव है, प्रोफेशनल है और डिग्री तो हम हाथ में लेके घूम रहे हैं, है ना, ऐसी फीलिंग आई। तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग को ये नहीं लग रहा होगा कि सबसे टफ लेवल आपका फाउंडेशन या सीएसई था। सबसे टफ लेवल अब शुरू होने वाला है। एंड एज पर मी, अगर आप मेरी बात को रियलिटी में बिलीव करें तो सीएस प्रोफेशनल से ज्यादा टफ सीएस एग्जीक्यूटिव है। उसका रीजन ये है कि आपको अभी तक आदत नहीं है सीएस एग्जीक्यूटिव की। आपकी वो जो आदत है एमसीक्यू की, ठीक है, विद गेस वर्क, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गेस वर्क। मैक्सिमम बच्चे शायद गेस वर्क की वजह से ही यहाँ हैं, ऐसा? नो, ऑब्वियसली। सो ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ाई करी है, बट देन एग्जीक्यूटिव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आपको ये भी पता होगा, आपने शायद सुना होगा कि एग्जीक्यूटिव का जो रिजल्ट है वो 2 से 3% जाता है। सुना है कि नहीं सुना है? 2 से 3% का मतलब समझते हैं क्या हुआ? कि अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स आर अपियरिंग, देन ओनली 2 to 3 स्टूडेंट्स विल पास। बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ये इमेजिन करने लगते हो कि हम वो 2 से 3 में नहीं है, बट आपको ही उस 2 से 3 में होना है। बहुत डिफरेंसेस आएंगे। सबसे पहली चीज, आपके पेपर अब सब्जेक्टिव हो गए हैं। सब्जेक्टिव का मतलब यू हैव टू नाउ राइट डाउन द आंसर्स, जिसकी कुछ कुछ हैबिट अब आपकी कम हो गई है। बिकॉज आई थिंक लास्ट जो आप लोगों ने एग्जाम, आई थिंक अपने 12th का एग्जाम अपियर किया था जिसमें यू वर राइटिंग द आंसर्स, बट नाउ वो हैबिट आपकी छूट गई है जो डेवलप करनी है दोबारा। सेकेंडली, नॉर्मल आंसर्स नहीं है, नाउ योर मेन सब्जेक्ट इज लॉ। और आपको पता है कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? लॉ, ऑब्वियसली। तो लॉ को लिखने का तरीका अलग है, लॉ को पढ़ने का तरीका अलग है। कुछ लोग कहते हैं थ्योरेटिकल कोर्स है सीएस। इनफैक्ट जब ये पूछा जाता है सीए और सीएस में डिफरेंस क्या है, तो यही कहते हैं सीए में प्रैक्टिकल ज्यादा है और सीएस में थ्योरी ज्यादा है। बट ये थ्योरी इज नॉट थ्योरी, वो हिस्ट्री वाली थ्योरी नहीं है कि रट लिया और काम हो गया। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। समझना है हमको लॉ को। और मैंने आपको वीडियोस भी शेयर किए थे, मैंने लिखा भी था मस्ट वॉच, इन विच आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट व्हाट आर द सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग। आई होप आप सब लोगों ने उसको जरूर देखा होगा। तो प्लीज सबसे पहले दिन से आई एम टेलिंग यू, लर्न कुछ नहीं करना है, रटना कुछ नहीं। कुछ बच्चों की आदत होती है स्ट्रेट अवे, अच्छा यहाँ से चैप्टर शुरू है, यहाँ खत्म है, पूरा याद कर लिया। याद नहीं करना है, बिकॉज आप याद कर नहीं पाएंगे। अगर आपने मॉड्यूल्स की पीडीएफ देखी और उसके पेज नंबर देखे हो, आई एम वेरी श्योर देखे जरूर होंगे, जिनके पास किताब है उनको ज्यादा आइडिया लग रहा होगा कि पतली पतली बुक्स नहीं है आपकी, और इसलिए इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न देम। यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है ये भी समझिए। क्लाइंट आपके पास आएगा तो आप उसको आंसर्स नहीं सुनाएंगे, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इमेजिन करके देखिए, आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, आप ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, क्लाइंट आया और उसने सीधे आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर उसने कहा अच्छा डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आपने उससे पूछा ये बताओ कॉलम वाले बताएं, ये आप क्लाइंट को बता रहे हैं। भाई वो ये क्यों पूछेगा, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि भाई ऐसा है, हमने बिजनेस शुरू किया है, हमें एक कंपनी बनानी है, ये बताओ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ताकि हम कंपनी बना सके। दैट इज द वे ही इज गोइंग टू आस्क। तो अगर आपने कुछ याद किया है, लर्न किया है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है, सिंपल भाषा में हिंदी में समझना है और उसको ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में लिखना है। और इसीलिए हम लोग मॉड्यूल से पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप मॉड्यूल से पढ़ेंगे, मॉड्यूल की लैंग्वेज, मॉड्यूल समझ गए ना, जो आईसीएसआई ने बुक्स दिए हैं, मॉड्यूल की लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे, जब हम आपको उसी लैंग्वेज से लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, तो आपको धीरे धीरे वही लैंग्वेज समझ में आने लगेगी और आपके आंसर्स में भी वही लैंग्वेज आएगी। तो ये जो डर है आपके अंदर का, हाउ टू राइट द आंसर, हाउ विल आई राइट द आंसर, हमें समझ में सब आ रहा है, हम लिख नहीं पा रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं खत्म हो जाएंगी वंस यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द मॉड्यूल। ठीक है, फाइन। डर तो नहीं लग रहा किसी को? पक्का डर नहीं लग रहा ना? अच्छा, हमसे तो डर नहीं लग रहा, अभी डरोगे थोड़ा। अच्छा चलिए, सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का पहला सब्जेक्ट है जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। कंपनी लॉ के सब्जेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपके पूरे कोर्स का, सबसे पूरे कोर्स का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव,
आई एम टॉकिंग अबाउट योर फुल कोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज कंपनी लॉ में हम लोग ऑब्वियसली कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हैं, कंपनीज एक्ट, और कंपनी सेक्रेटरी के लिए ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट कौन सा है, कंपनीज एक्ट, ठीक है। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो ध्यान दी हो, तो इंस्टीट्यूट ने जो ये नया कोर्स वो लेकर आए हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, इसकी वजह से एग्जीक्यूटिव की ड्यूरेशन कम हो गई है। आपने ये नोटिस किया, पहले क्या होता था, फाउंडेशन के बाद एग्जीक्यूटिव करने के लिए 9 मंथ्स का टाइम मिलता था। लाइक अगर जून में किसी का एग्जीक्यूटिव फाउंडेशन हुआ है तो नेक्स्ट जून उसका होता था एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स नियरली 12 महीने का समय, और अगर हम रिजल्ट हटा दें तो 9 महीने का समय मिल जाता था पढ़ाई के लिए। अब अगर आप एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो जिनको अगस्त में हुआ, जिनका नवंबर में हुआ, इवन जिनका जनवरी में होगा, उनका भी एग्जाम कब है, जून में। कैन यू इमेजिन, नाउ इंस्टीट्यूट इज गिविंग यू जस्ट 4 to 5 or 6 months फॉर योर जून एग्जाम। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने कोर्स भी कम किया होगा? नो, यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। जब CS ईट आया तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा 1 साल में 4 बार है, 2-2, 3-3 महीने में हम एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं। लेकिन ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि नाउ एग्जीक्यूटिव करने के लिए आपके पास समय कम है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि 4-5 महीने पढ़ के भी आप दे सकते हो, इसका मतलब पॉसिबल है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल होता तो इंस्टीट्यूट ने कभी रखा ही ना होता। कई बार आपने, अभी भी आपके बहुत सारे सीनियर्स होंगे, आई एम वेरी श्योर आप CS कर रहे हैं तो किसी ना किसी ने आपको बोला होगा CS करो, कोई सीनियर होगा या कोई जान पहचान के लोग होंगे। आप जब उनसे पूछोगे ना तो वो कहेंगे अरे एग्जीक्यूटिव बहुत टफ होता है, 3-4 महीने में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और बोथ ग्रुप तो सोच भी मत लेना, ऐसी एडवाइसेस आती है, ठीक है। बट बिलीव मी, अगर इंस्टीट्यूट ने आपको ये कहा है कि आप 4-5-6 महीने के अंदर कर सकते हैं तो वो पॉसिबल है। पॉसिबल ना होता तो इंस्टीट्यूट ने ना दिया होता। बस डिफरेंस क्या आएगा, नाउ यू हैव टू फॉलो द स्ट्रैटेजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तरीका पढ़ने का ये होता है, हमने किताब खोली, चैप्टर 1 खोला और हम शुरू हो गए पढ़ने में, ठीक है। एक चीज होती है स्ट्रैटेजी। मैक्सिमम बच्चे जो एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई शुरू करते हैं वो ये सोच के करते हैं ठीक है ये बुक है, इसके अंदर 20 चैप्टर्स है और हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने, और एंड तक आते आते वो कहते हैं कि 20 में से एक काम करते हैं 12 अच्छे अच्छे कर लेते हैं। ये आप स्कूल में किया करते थे। बट डू यू नो कि पेपर आपका जो सब्जेक्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? डू यू नो कि वो पार्ट्स कितने कितने मार्क्स के हैं और कितना कोर्स कवरेज लिए हुए हैं? नो, इन चीजों को कोई नहीं सोचता। हमेशा अपना जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट रखिए कि क्वेश्चन आना क्या है, पेपर कैसा आना है, वो होती है स्ट्रैटेजी जो आप लोगों को डिफरेंट बनाएगी बाकी लोगों से। पढ़ने का तरीका सिंपल है, आपने जैसे ही ICSI में रजिस्ट्रेशन कराया, यू विल गेट द मॉड्यूल्स एट योर होम। आपने कंपनी लॉ की किताब देखी, अच्छा इतनी बड़ी किताब है, चैप्टर 1 पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते गए, बट यू डोंट नो कि इसका कवरेज क्या है, यू डोंट नो कितने मार्क्स का आना है। तो ये जो आप तरीका कर रहे हैं ना, ये गलत है। इन 4-5 महीनों में हम लोगों को बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट आउटपुट निकालना है। आई वॉन्ट कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, उन सबको एक टारगेट माइंड में सेट करना है कि मेरा जो भी है, चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, इन दिस जून एग्जाम आई हैव टू क्लियर। अगर आपने अपने माइंड में सोच लिया ना जून नहीं तो दिसंबर सही, ये एक बैक ऑफ द माइंड में रखते हैं आप, जून दे देंगे, नहीं हुआ तो क्या हुआ, दिसंबर है, ये मत सोचो। बस ये सोचिएगा जून इज माय फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। बोर्ड एग्जाम्स के 10 दिन पहले की पढ़ाई याद है आपको? मैम वही तो याद है बस, उसके अलावा साल भर तो कर ही नहीं पढ़ाई। वो जो 10 दिन आप पढ़ते थे ना, पूरा दिन रात एकदम जोश लगा के, बस वही चाहिए। और आज से आप लोगों को बस सारी मस्ती हो गई, सब हो गया, सारा एंजॉयमेंट हो गया। नाउ क्लासेस भी आपके साथ ज्यादा ड्यूरेशन के होंगे, और जितने ड्यूरेशन की क्लासेस है उससे डबल नंबर ऑफ आवर्स आपको घर पे पढ़ना है। हर चैप्टर के बाद वी आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस, जो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है आपकी। लिखना बहुत जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अभी इनिशियली आपके ऊपर प्रेशर कम है, तो आप अगर नोट्स बनाना भी चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आपके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा, बिकॉज चैप्टर्स ज्यादा हो जाएंगे, तब आप चाहो तो नोट्स बनाना छोड़ सकते हैं। बट बिलीव मी, नोट्स बना के जो कॉन्फिडेंस आता है, टेस्ट दे के चैप्टर में जो कॉन्फिडेंस आता है, वो बिना उसके नहीं आ सकता, ठीक है।
बाकी ऑब्वियसली इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है सिर्फ डाउट है आपको तो आप हमसे डिस्कस कर रहे हो. इफ यू आर नॉट एबल टू फ्रेम द टाइम टेबल, इफ यू आर नॉट एबल, कुछ बच्चों की बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम होती है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट एंड लास्ट लाइन है, हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है. अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप बता दीजिएगा, कुछ दवाइयां हैं हमारे पास, ठीक है. तो ऑब्वियसली एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इफ यू आर हैविंग, यू कैन डेफिनेटली डिस्कस इट विद अस. ओके ऑल ऑफ यू. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैं एक बात आपको बताऊंगी. हमारा जो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, डू यू नो? देखा है किसी ने? नहीं, जैसी आपने पीडीएफ भेजी थी बस वैसे ही ले आए, डाउनलोड करके रखी थी कि वो भी अभी अभी करी, डाउनलोड कर ली थी. हमारा जो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है बच्चों, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. जो पहला पार्ट है, सिर्फ सुनिए, अभी सबसे स्ट्रेंज चीज मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ टू वर्क, तभी आपको समझ में आएगा कि हम किस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं. जो अपना पार्ट ए है वो 50 मार्क्स का है. ऐसा नहीं है कि हमारी राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है, कुछ खास इसमें आती नहीं है, तो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड, ठीक है. 50 मार्क्स का है और इसमें अराउंड 14 चैप्टर्स हैं. ओके. जो हमारा पार्ट बी है, जिसका आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल मीटिंग, मीटिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मीटिंग्स, डायरेक्टर्स, इनसे रिलेटेड पोर्शन है, ये 40 मार्क्स का है और इसमें अराउंड 6 to 7 चैप्टर्स हैं, 6 या 7, 6 लगा लो, 6 चैप्टर्स हैं सिर्फ. यहीं पे ही आपको डिफरेंस नजर आ रहा है. पार्ट ए में सिर्फ दिमाग लगा के सोचो, पार्ट ए 50 नंबर का है, 14 चैप्टर्स हैं, 14, और ऐसा नहीं है छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. पार्ट बी 40 मार्क्स एंड जस्ट कवरिंग 6 चैप्टर्स, ठीक है. पार्ट सी की बात समझो, पार्ट सी इज 10 मार्क्स कवरिंग 3 चैप्टर्स. आप समझिए यहां पर बच्चों से गड़बड़ क्या होती है, आप समझ के क्या गड़बड़ होती है. वो पार्ट ए में पूरी ताकत लगाते हैं. क्यों पार्ट ए में लगाते हैं? क्योंकि बुक शुरू ही वहां से हो रही है, ठीक है. चैप्टर 1 पढ़ते जा रहे हैं. चैप्टर 1 क्या आपको पता है? इंट्रोडक्शन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, ये सब. अगर इसमें आप स्ट्रेटजी चेंज करके देखो और आप पार्ट बी पढ़ेंगे, हम लोग सब कुछ, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे. और एक बात और, प्रोफेशनल कोर्सेज में लाइक सीएस एंड सीए एंड एवरीथिंग, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है. ये स्कूल नहीं है कि हमने 10 में से 7 चैप्टर कर लिए, 3 छोड़ दिए, क्योंकि बिलीव मी, जो चैप्टर आप छोड़ोगे उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये पक्का है. और अगर आपको ना यकीन हो तो आप टेस्ट में ट्राई करके देखना, आप जो पैराग्राफ छोड़कर आओगे उसी से क्वेश्चन आएगा. ये 100% प्रूवन फॉर्मूला है. तो इसलिए यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, यू डोंट हैव टू लीव एनी लाइन, एनी वर्ड, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है. पार्ट बी 40 मार्क्स का है. अच्छा, पासिंग कितनी होती है? हाउ मच इज द पासिंग आउट ऑफ 100? 40 ऑब्वियसली, और एग्रीगेट में 50, ठीक है. अब जरा समझो, पार्ट बी 40 मार्क्स का है, पार्ट सी 10 मार्क्स का है. आपने पार्ट बी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया. और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद, कंसिडरिंग की थ्योरी में पूरे मार्क्स नहीं मिलते, जस्ट इमेजिन आपके इसमें 40 में से 25 मार्क्स आ जाएंगे किसी भी तरह से. ऐसे सोच के देखो, हमने बहुत मेहनत करी है पार्ट बी में, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तब हम आपसे कह रहे हैं कि हमको आप 40 में से सिर्फ 25 ले आओ. 25 आ जाएंगे. इन 3 चैप्टर्स में से 10 में से 5 ले आएंगे, सिर्फ 50% कर दिया हमने. कितना हो गया? 30, ठीक है. पासिंग के लिए पूरे पार्ट ए में हमें सिर्फ कितने चाहिए? 10 मार्क्स ओनली. ये क्या हुआ? कैलकुलेशन समझ, कैलकुलेटर तो नहीं चाहिए, समझ आ गया. पार्ट बी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, स्टिल यू गॉट 25. पार्ट सी में ज्यादा कुछ था नहीं, 3 चैप्टर्स थे, हमने तब भी 10 में से 5 जोड़े, 30 नंबर आ गए हैं आपके पार्ट बी और सी में. पार्ट ए जो सबसे बल्कि था, 50 में से क्या 10 नंबर नहीं आएंगे आप? हमें तो लगता है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिख दोगे तो वो स्टेप मार्किंग जो बोलते थे स्कूल में, उससे ही 10 मार्क्स नहीं आ पाएंगे ऑब्वियसली. एंड इफ यू आर गेटिंग 10 देन ऑब्वियसली यू आर स्टैंडिंग एट 40, विच इज द पासिंग मार्क्स. क्या अब लग रहा है कंपनी लॉ नहीं निकलेगा? बस देखने का नजरिया अलग है. प्रॉब्लम ये होती है कि पार्ट ए में अगर आपने बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत बल्कि है, बहुत कंटेंट है, उसमें भी अगर आप बहुत कोशिश करोगे तो कितने मार्क्स आप ला पाओगे? 20, 25, 30, इससे ज्यादा नहीं आएगा. क्यों? लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 40. तो सिर्फ स्ट्रैटेजी ध्यान में रखो, हमें क्या करना है.
अब आप सोच रहे हैं मैम 40 थोड़ी ना लाने हैं, हमने तो 90 के सपने देख रखे। तो पहली चीज हम आपको क्लियर कर दें कि जो आपके स्कूल में मार्क्स आते थे 97, 98, 99 में दुख होता था कि हाँ एक्चुअली यही जमाना है आपका, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था, बट आपका जमाना ये 99 वाला जो होता है वो सबसे दुखी बैठा होता है। 99 ही आए बस, मतलब लाइन समझो, 99 ही आए बस। एंड यू नो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी कैसे आ जाते हैं 99। मतलब हमारे टाइम पे तो थ्योरी में पूरे मार्क्स नहीं मिलते थे, शायद आपने भी ऐसा सुना हो, बट आजकल की 12th के बच्चों के थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी 98, 99 मार्क्स आते हैं। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट आप लोग में से आए भी हो शायद किसी को। अब आप सोच रहे हो नहीं हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हम लोग वो 60-70 वाले हैं। एनीवेज सो ये जो आप सपने देख रहे हो ना 95, 96 लाने हैं, दैट इज प्रिटी इम्पॉसिबल एज फार एज योर प्रोफेशनल एग्जाम्स आर कंसर्न। तो प्रोफेशनल एग्जाम्स में जो मार्क्स होते हैं वो 60 की एग्जेम्पशन होती है। एग्जेम्पशन का मतलब 60 के ऊपर अगर मार्क्स आपके आते हैं तो वो एग्जेम्पशन मानी जाती है। और एग्जेम्पशन का मतलब सिर्फ इतना होता है, इन केस आपका मॉड्यूल क्लियर नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपके ज्यूरिस के पेपर में, ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है, हाँ ओके, फॉर एग्जाम्पल ज्यूरिस्प्रूडेंस JIGL में आपके आ गए 65, बाकी 3 पेपर में 40 के बिलो हैं, ठीक है। अब आपको ये बात तो आई होप वेरी क्लियर होगी कि अगर आपका एक भी पेपर रुकता है तो आपको पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जून में किसी का पेपर है, उसके JIGL यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में उसके 65 आ गए और बाकी 3 सब्जेक्ट्स में उसके बिलो 40 है, तो ग्रुप तो रुक गया। लेकिन जब वो दोबारा पेपर देगा तो उसको ज्यूरिस का पेपर नहीं देना पड़ेगा, दैट इज एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब अगर मेरे 60 के ऊपर आ गए हैं और बाई चांस ग्रुप रुक जाता है तो आई विल नॉट हैव टू गिव दिस पेपर अगेन, हमको दोबारा ये पेपर नहीं देना है, ये होती है एग्जेम्पशन। तो 60, 70, 80 तक मार्क्स जाते हैं, बट आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि हम 98, 99 टच करेंगे, बट हाँ टारगेट एटलीस्ट 80, 90 लेके चलिए, क्योंकि जब आप स्कूल में 100 का टारगेट लेते थे तब आप 60, 70 पे लैंड करते थे। तो हाँ और क्या, अब आप सोच रहे हो बस एकदम वो ना ऊपर वाले से मना लिया 40 आ जाए, 40 आ जाए, 40 करते रहे, ऊपर वाले ने सुन ली 40 दे दी, एग्रीगेट नहीं बना, फिर आपने ऊपर वाले से कहा तो गलत हुआ, तो ऊपर वाले ने आपसे कहा आपने पूरी चीज बताई नहीं थी, आपने कहा था 40 दे, तो हमने 40 दे दिए। सो प्लीज अगर आप ऊपर वाले से कुछ मांगे तो प्लीज मेक हिम ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी क्लियर, किसी आई वांट 40 इंडिविजुअली एंड 50 इन एग्रीगेट, है ना, ताकि कहीं कुछ मिसमैच ना हो जाए। तो इसलिए 90-95 का टारगेट ना रखिए। और ये जो 4 पेपर्स हैं आपके, इसमें भी मैंने वीडियो में भी बताया था, ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो पेपर है वो आपको पूरे मॉड्यूल में से ना एक पेपर को या 2 पेपर को एग्रीगेट के लिए चूज करना पड़ता है। देखो फिर से हम यही बोल रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं आंख बंद करी पढ़ना शुरू कर दिया, इतनी स्ट्रैटेजी दिमाग में बनानी पड़ेगी आपको। एंड थ्रू आउट दिस जर्नी आई विल कीप ऑन टेलिंग यू मोर थिंग्स कि हमें इन 4 पेपर में से कौन से पेपर को एग्रीगेट के लिए रखना है। और ज्यूरिस्प्रूडेंस वो पेपर है जिसको आप एग्रीगेट के लिए रख सकते हो। उसका कारण ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऑलमोस्ट डायरेक्ट आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आते हैं। आप वैसे भी सोच के देखो, कंपनी लॉ आपका कोर सब्जेक्ट है, राइट, और ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अदर लॉज, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज आल्सो लॉ बट दैट इज अदर लॉ। अब आपका कोर सब्जेक्ट का पेपर वो टफ बनाएंगे कि अदर लॉ का टफ बनाएंगे? कोर सब्जेक्ट ऑब्वियसली, जिसका जो कोर सब्जेक्ट होता है। आप कभी भी देखो सीए में हमेशा अकाउंट्स और टैक्स का पेपर टेक्निकल आएगा, सीएस में हमेशा लॉ का पेपर टेक्निकल आएगा, कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में आप ये नहीं सोच सकते हम एग्रीगेट बनाएंगे, आपको एग्रीगेट बनाने को देगा ज्यूरिस्प्रूडेंस। टैक्स की अगर हम बात करते हैं एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी होगी क्योंकि आपको गेस करने की आदत बहुत पड़ गई है, तो गेस के चक्कर में कहीं माइनस में मार्क्स ना आ जाए कि बाकी सब में तो ठीक ठीक है, टैक्स में माइनस कुछ चले गए। तो ऐसा होता नहीं है, वैसे माइनस में नहीं, 0 ही आते हैं। सो डोंट डू दैट, ओके। तो इसलिए चारों पेपर्स में, ज्यूरिस्प्रूडेंस के पेपर में यू हैव टू टारगेट अबव 60, और अगर एक भी पेपर में आपका 60-70 रेंज कर गया तो आपको वो एग्रीगेट की टेंशन नहीं लेनी है। आप ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में सोच के देखना। फॉर एग्जाम्पल ज्यूरिस्प्रूडेंस में यू आर गेटिंग 80 और आते हैं मार्क्स, बहुत आराम से आते हैं। सिर्फ मॉड्यूल अगर आप पढ़ लोगे प्लस द पास्ट ईयर क्वेश्चन, ऑब्वियसली सिर्फ मॉड्यूल एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन इज मोर एंड मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि पूरा पेपर मॉड्यूल से आता है, पूरा पेपर। आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, मॉड्यूल लेके बैठो, आप एकदम अंडरलाइन कर लोगे, देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, पूरा पेपर। इसीलिए वी फॉलो द मॉड्यूल। और
जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस में अगर आपके 70 से 80 के रेंज में, 60 से 80 के रेंज में चलो आ गए मार्क्स, अब आपको एग्रीगेट की टेंशन नहीं है, बाकी सब में आप सोच रहे हो 40-45 आ जाए मेरा ग्रुप निकल जाएगा. सो दिस इज हाउ प्रोफेशनल एग्जाम्स गो. तो वो इसलिए क्लियर करना जरूरी था क्योंकि जो आप सोचते हो ना कि सब में मेरे 90, 95, 98 ऐसे नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, सोच रहे हो, सोचो, आएंगे नहीं. ठीक है, ये क्लियर मतलब बता देना साफ साफ. तो सोचना चाहते हैं सोच लीजिए, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट दिस इज हाउ यू क्लियर. कैसे बच्चे पास होते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, कि आपने एक को टारगेट ले लिया, अब सोचो किसी बच्चे ने कंपनी लॉ को ले लिया कि इससे एग्रीगेट बना के दिखाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रिस्क हुआ, अगर कंपनी लॉ का पेपर बहुत टेक्निकल आ गया तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है? कंपनी लॉ हमने बहुत अच्छे से तैयार करी थी, पेपर टफ आ गया, हम कुछ कर नहीं पाए. ज्यूरिस हमने उतने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, पेपर तो इजी आया था. Are you understanding? This is what is known as strategy, which I was talking about. और यही स्ट्रैटेजी लगा के आप मॉड्यूल 1 इसी जून में पास होंगे. अगर आप डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ हार्ड वर्क करोगे तो कोई दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती. और ये आपको अपने मन में सेटल करना है. सबसे पहली चीज, अभी तक जो हुआ भूल जाइए, CS सीट, CS फाउंडेशन सब हटा के नाउ यू आर स्टार्टिंग विद CS. सबसे फर्स्ट चीज जो ध्यान में रखनी है वो है कॉन्सेप्ट. पास होने के लिए देखो दो चीजें होती हैं. बच्चे क्यों पढ़ते हैं? अगर हम आपसे पूछें आप यहाँ पे क्यों पढ़ने आए हो, आप कहोगे मैम पढ़ने इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा जून में पेपर है. जून में पेपर है इसलिए नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो इसलिए जून में पेपर है. यू आर हेयर टू लर्न लॉ. आप नॉलेज लेने आए हो, आप CS के बारे में जानने आए हो, CS का कोर्स करने आए हो, और ये जो आप पढ़ाई करोगे इसका एक एग्जाम हो जाएगा. बच्चों की अप्रोच पता है क्या होती है? हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों कोचिंग जाते हैं, हम इस टाइम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जून में पेपर है. नो, फर्स्ट थिंग इज नॉलेज. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और इसीलिए इंस्टीट्यूट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कंपनी लॉ में. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है उसका मतलब हिंदी में, एकदम प्योर हिंदी में समझो, भाषा सबसे अच्छी लगती है उसमें समझो, एकदम आराम से, एकदम कूल होके, रिलैक्स होके, अच्छा इसका ये मतलब है. एंड व्हेन द क्वेश्चन इज कमिंग यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज. ये सारी टेंशन छोड़ दीजिए कि हमें लॉ की लैंग्वेज में लिखना है. कुछ बच्चों को लॉ में सबसे बड़ी टेंशन होती है, पहले दिन ही उनको क्वेश्चन ही आता है मेरे पास, मैम सारे सेक्शन याद कर ले. ये पहला क्वेश्चन, पता नहीं है कंपनी लॉ क्या है, पता नहीं है सेक्शंस क्या है, लेकिन क्वेश्चन ये आया है कि डू वी हैव टू लर्न ऑल द सेक्शंस. सी इट इज वेरी इजी फॉर मी टू से यस लर्न ऑल द सेक्शन, हमें एक लाइन में बोल दिया यहाँ से याद कर लेना, बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू? खुद सोच के देखो. बहुत सारे बच्चे आपको पता है ऐसे होते हैं जिनको सेक्शन तो रटे हुए हैं, कंटेंट नहीं आता, कॉन्सेप्ट क्या है नहीं पता, सेक्शन रटे हुए हैं. सो व्हाट इज द यूज? अगेन क्लाइंट इज नॉट गोइंग टू आस्क यू द सेक्शन, क्लाइंट इज ओनली गोइंग टू आस्क यू हिज प्रॉब्लम, यू विल हैव टू रेफर द सेक्शन. वो सेकेंड स्टेज है. सबसे पहले हम ये तो समझे कंटेंट क्या है. जब हम एक बार कंटेंट समझ जाएंगे फिर हम सेक्शंस भी याद कर लेंगे. तो अभी आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे, कॉन्सेप्ट पे. ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है. सेक्शन, केस लॉ, इन सब के नाम अभी फिलहाल के लिए भूल जाएंगे, बेसिक से अभी स्टार्ट करेंगे. फिर जैसे जैसे आपको एक बार कंटेंट अच्छे से आ जाएगा फिर वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द सेक्शंस आल्सो, वो भी हो जाएगा. समझ आ गया सबको? ठीक है, तो हम लोग आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जनरल मीटिंग्स. वैसे डायरेक्टर्स के बारे में, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा आपको, थोड़ा बहुत आपने सुन रखा होगा. कंपनी के ओनर कौन होते हैं जरा बताइए? शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के ओनर. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? हु आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? देखो एक कंपनी में, यस टू मैनेज, देखिए एक कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन वो शेयर होल्डर्स डेली बेसिस पे कंपनी आके काम नहीं कर सकते. वो शेयर होल्डर्स अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, अलग अलग कंट्री में भी हो सकता है रह रहे हैं, तो वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करते हैं. ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टर्स. अगर एक सिंगल डायरेक्टर है तो उसे डायरेक्टर बोला जाएगा. बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं तो हम क्या बोलेंगे उनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस. कई बार यही समझ नहीं आता कि डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिफरेंस क्या है. कुछ नहीं, सिंगल डायरेक्टर है वो इंडिविजुअल है, और जब बहुत सारे डायरेक्टर्स मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, अब कंपनी में दो तरीके की मीटिंग्स होती हैं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग और
डायरेक्टर्स की मीटिंग, डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उनको हम लोग कहते हैं बोर्ड मीटिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, बोर्ड मीटिंग का मतलब क्या हुआ, किसकी मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। और शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं जनरल मीटिंग। सो जनरल, कभी भी ये मत सोचना, या अब आप खुद सोच के देखो, अगर हमने आपको टेक्निकली एक लाइन बताई कि जनरल मीटिंग का मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग, ठीक है, और बोर्ड मीटिंग का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। अब आपने किसी से बोला ये बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जनरल मीटिंग कब है, कैन यू इमेजिन, आप सीएस बन गए, एग्जीक्यूटिव हो गया रट के, है ना, प्रोफेशनल भी किसी तरह, ट्रेनिंग वेनिंग तो सब हो जाएगी, फिर आप कंपनी चले गए, कंपनी में आपका पहला दिन, और आपने अपने चेयरमैन से कहा ये बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जनरल मीटिंग कब है। बस वो पहला और आखिरी दिन होगा आपका वहां पर। सो यू हैव टू बी टेक्निकली करेक्ट व्हेन वी आर सेइंग जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मतलब ही हो गया किसकी मीटिंग, शेयर होल्डर्स की, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है, ठीक है, आपको याद है जब आप स्कूल में थे तो पेरेंट्स मीटिंग होती थी, सबको अपनी अपनी याद आई, हाँ बहुत डांट पिटी थी, है ना। एक पेरेंट मीटिंग वो होती थी जो साल के एंड में होती थी, जिसमें रिपोर्ट कार्ड मिलता था, और वो मीटिंग होना फिक्स होता था कि भाई साल के एंड में एक मीटिंग होगी जिसमें रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, और वो कंफर्म था। यानी हर साल साल के एंड में एक मीटिंग होती है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को ये बताते हैं कि पूरे साल हम लोगों ने क्या क्या काम किया। शेयर होल्डर्स ने किसको अपॉइंट किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साल भर काम करते हैं, और साल के एंड में, ईयर खत्म होने के बाद, वो शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई देखो पूरे साल हम लोगों ने इतना इतना काम किया। कौन सी मीटिंग हुई ये जो पूरे साल में एक बार हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग। चीजों के नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल का मतलब क्या हुआ, पूरे साल में एक बार हो रही, जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग। यानी पूरे साल के एंड में शेयर होल्डर्स आते हैं और एक मीटिंग करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछते हैं कि आपने साल भर क्या काम किया। उस मीटिंग को हम लोग कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। और स्कूल में जनरल ये रिपोर्ट कार्ड वाली मीटिंग तो ठीक है, कई बार आप कुछ ना कुछ कर देते थे, है ना, टीचर को परेशान कर दिया, है ना, या बम लगा दिया स्कूल में, ऐसा नहीं, ज्यादा खतरनाक हो गया, बंक कर दिया, तो फिर टीचर आपसे कहती थी कि ये जो तुमने काम किया है अभी कल हम तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे और शिकायत करेंगे। यानी कंपनी में कई बार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी होती हैं, जो बातें शेयर होल्डर्स को तुरंत बताना जरूरी है। साल के एंड का वेट नहीं कर सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते भैया ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर आ गया, ये तो बड़ा अर्जेंट मैटर आ गया, हम साल के एंड का वेट नहीं कर सकते, हमको इमीडिएटली शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा और उनके साथ मीटिंग करके डिस्कस करना पड़ेगा। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों के लिए जो मीटिंग रखी जाती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यानी प्राइमरीली, वैसे एक और होती है क्लास मीटिंग, अभी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं दो तरीके की मीटिंग्स होंगी, कौन कौन सी, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग एंड ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आई होप इतना क्लियर है सबको। तो चलिए सब लोग बुक्स में देखेंगे, सबसे फर्स्ट पेज जो था हमारा वहां से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ओके, a meeting may be generally defined as a gathering or assembly or getting together of a number of persons for transacting any lawful business। कह रहे बहुत सारे लोग मिलके किसी लॉफुल बिजनेस को करने के लिए मिले हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। लॉफुल बिजनेस की अनलॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस। देयर मस्ट बी, ये क्या लिखा है, देयर मस्ट बी, इंपॉर्टेंट मार्क करिए जरा इस लाइन को, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पर्सन टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। कह रहे हैं एक मीटिंग के लिए कम से कम 2 लोग होने जरूरी है। जरूरी है ऐसा, मीटिंग के लिए 2 लोग होने जरूरी है क्या, ऐसा नहीं हो सकता एक इंसान अकेले एक रूम में बैठा है और उसने बाहर लगा के रखा है मीटिंग में है डिस्टर्ब मत करना, है पॉसिबल, नहीं है। लॉ में सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो जरा देखिए आगे क्या लिखा है। Therefore, one shareholder usually cannot constitute a company even if he hold proxy। अभी हम proxy बताएंगे क्या होता है, जरा इसकी अगली लाइन देखिए क्या लिखा है। However, in certain exceptional circumstances,
even one person may constitute a meeting. ये क्या लिख दिया? कह रहे हैं नॉर्मली मीटिंग के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? 2, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जब एक अकेला पर्सन ही मीटिंग होल्ड कर सकता है। अब आपको ये लग रहा होगा वो सब तो ठीक है, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या हैं? इसके लिए जब हम लोग, ये लाइन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, और इसको याद रखिएगा। अभी जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम इस पॉइंट पे दोबारा आएंगे, क्योंकि जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ सिचुएशंस मिलेंगी जब एक सिंगल पर्सन मीटिंग होल्ड कर रहा होगा। अब ये समझो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। मैम अभी आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दो ऐसी चीजें होती हैं जो जनरली बच्चे छोड़ देते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना, और कंक्लूजन का मतलब यहाँ तो चैप्टर खत्म ही हो गया, अब इसको क्या पढ़ना। इंस्टीट्यूट ने जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, आपको पता है इंस्टीट्यूट आपके अंदर एक कैमरा फिट कर देगा कि आपने जो पैराग्राफ छोड़ा है उसी से क्वेश्चन आएगा। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। आपको पता है क्वेश्चन क्या आया था? एक क्वेश्चन आता है कंपनी लॉ में कमेंट का क्वेश्चन आया, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग कमेंट। आपने लिख दिया वेरी ट्रू, देयर शुड बी 2, दे कैन बी मोर देन 2, देयर कैन बी मेनी पर्सन। ऐसे तो आंसर लिखते हो। वो क्या पूछना चाह रहे थे आप समझ गए? वो आपसे ये हाउएवर पूछना चाह रहे थे। उन्होंने लिखा देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग कमेंट। आपने बढ़िया सा कमेंट लिख कर आ गए, है ना, आधे पन्ने को कमेंट ही कमेंट लिख दिए। नो, दे वांटेड टू आस्क, आपको लिखना ये था yes there should be 2 persons to constitute a meeting, however under certain exceptional circumstances even one person can hold a meeting। और वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या अभी मिलेंगे आपको, चैप्टर के बीच में मिलेंगे, अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, चैप्टर के बीच में मिल जाएंगे आपको। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और ये ध्यान रखना कि अभी हम लोग को इसके वो 2 सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, जब वो मिल जाएंगे तो हम लोग यहीं आकर लिख लेंगे, ठीक है, फाइन। एक वर्ड आया था बीच में प्रॉक्सी, ये वाली लाइन देखो, therefore one shareholder usually cannot constitute a company meeting even if he holds proxy for other shareholder। Have you heard this word proxy ever? proxy स्कूल या कॉलेज में होता था, जब एक फ्रेंड गया है और दूसरा एब्सेंट है तो वो एक फ्रेंड कहता था मेरी भी अटेंडेंस लगा देना। सुना है ऐसा कभी? नहीं सुना तो बीकॉम में जरूर सुनेंगे ना। स्कूल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन कॉलेज वगैरह में ऐसा बहुत होता है। प्रॉक्सी का मतलब होता है व्हेन वन पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग अनदर पर्सन। तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अंदर एक रूल होता है कि आई एम ए शेयर होल्डर, हम कंपनी के मेंबर हैं और कंपनी की एक मीटिंग हो रही है जिसमें हमको बुलाया गया, राइट नाउ अंडरस्टैंड, हमको बुलाया गया लेकिन हम किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो हम अपनी जगह अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे और वो जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉक्सी, ठीक है। प्रॉक्सी के डिटेल्ड प्रोविजंस हैं इसी में ही, अभी हम लोग ने सिर्फ इसका मतलब समझा है कि प्रॉक्सी कौन होता है, हु इज रिप्रेजेंटिंग द मेंबर, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग ने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बात पढ़ी वो ये कि नॉर्मली मीटिंग के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? 2, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं व्हेन इवन अ सिंगल पर्सन कैन होल्ड द मीटिंग, राइट। इट इज टू बी नोटेड दैट every gathering or assembly does not constitute a meeting. Company meeting must be convened and held in perfect compliance with various provisions of Companies Act। एक बात बताइए, सिर्फ मीटिंग अगर हो रही है, ठीक है, डिस्कशन चल रहा है, नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, आज पार्टी में कहाँ जाना है, क्या उसको भी मीटिंग माना जाएगा? नो, मीटिंग प्रॉपर तब मानी जाएगी जब कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाइड हो। इसका मतलब मीटिंग करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना मैंडेटरी है। अ कंपनी इज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स दो इट हैज इट्स ओन एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। क्या आप बता सकते हो इस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं? कह रहे हैं कंपनी इज कंपोज्ड एब्सोल्युटली सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर पर्संस हु फॉर द टाइम बीइंग constitute the company as a corporate entity. However, a company being an artificial person cannot act on its own. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कि नेचुरल पर्सन होती है? अच्छा, हम लोग नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल? नेचुरल। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसलिए कंपनी के बिहाफ पे किसी ना किसी को एक्ट करना पड़ता है।
आप बता सकते हो कंपनी के बिहाफ पे कौन एक्ट करता है? शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, द डिसीजन मेकिंग पावर्स ऑफ द कंपनी, देखो लिखा है डिसीजन मेकिंग पावर्स ऑफ द कंपनी आर वेस्टेड इन द मेंबर्स एंड डायरेक्टर। ये मेंबर कौन हुए? शेयर होल्डर, ठीक है, एंड द डायरेक्टर्स, they exercise their respective power through resolution passed by them। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, रेजोल्यूशन, और इसका मतलब भी हम आपको बताएंगे रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ। रेजोल्यूशन शब्द कहाँ सुना है आपने? न्यू ईयर पे, है ना। ये वो होते हैं जो लिए जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं होते, है ना। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का बेसिक मतलब क्या हुआ? जब आप कुछ डिसाइड करते हो, अभी भी न्यू ईयर आएगा और फिर आप कुछ डिसाइड करोगे, लेकिन क्या आप उसे फॉलो करेंगे? हाँ, तो अभी तो करेंगे, है ना, अभी थोड़ा थोड़ा हाँ आया। रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन, ठीक है। कंपनी में जब भी मीटिंग्स होती है, हमने आपको बताया 2 तरीके की मीटिंग्स होती है कंपनी में, शेयर होल्डर्स की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। कंपनी की मीटिंग्स में जब भी कुछ डिसाइड होता है तो हम लोग कहते हैं रिजॉल्व हुआ है। रिजॉल्व वर्ड का मतलब समझे, डिसाइड हुआ है। और जब वो मैटर डिसाइड हो जाता है तो हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन पास हुआ है। ये शब्द हैं कंपनी लॉ के। क्योंकि आप लोग पहली बार कंपनी लॉ को इतना डीपली पढ़ोगे तो जितने वर्ड्स आएंगे ना, मैं उनका मीनिंग क्लियर करते हुए चलूंगी। और ऐसा नहीं है कि ये वर्ड सिर्फ इस चैप्टर का है, पूरे कंपनी लॉ में, इनफैक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ये वर्ड आएंगे, तो फिर आपको मीनिंग याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। रेजोल्यूशन मतलब द डिसीजन ऑफ द मीटिंग, ठीक है। 2 तरीके के रेजोल्यूशंस होते हैं। अच्छा, बोर्ड मीटिंग में जो डिसीजन हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। और शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जो रेजोल्यूशन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। सुना है ये? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, 2 तरीके के रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या था बच्चों? डिसीजन। और ये रेजोल्यूशन 2 तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं कंपनी के जिसमें मेजॉरिटी के साथ जाते हैं। अब देखना, वर्ड ध्यान से सुनना, अगर मेजॉरिटी ने अपनी असेंट दी है, हैव यू हर्ड दिस वर्ड असेंट? ये सारे लॉ के वर्ड्स हैं जो हम यूज करें, असेंट एंड डिसेंट। असेंट मतलब हाँ बोला, डिसेंट मतलब ना बोला। नाउ अगर मेजॉरिटी ने असेंट दे दिया, हाँ बोल दिया, ठीक है, तो जो रेजोल्यूशन पास होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको इजी भाषा में बोले तो इफ 51% या मोर देन 50% ऑफ द शेयर होल्डर्स से यस, देन द रेजोल्यूशन विल बी ऑर्डिनरी। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं हमारी कंपनी के अंदर जो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि सिर्फ 51% वालों के हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा। कम से कम 75% तक लोग जब हाँ बोलेंगे तब वो मैटर डिसाइडेड माना जाएगा। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? क्या हुआ? कुछ नॉर्मल मैटर है, फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि हम लोग जितने भी लोग क्लास में बैठे हुए हैं हम सबसे वोटिंग कराएंगे। अगर 51% लोगों ने हाँ बोल दिया, हम लोग पिकनिक पे चल रहे हैं, घूमने चल रहे हैं, ये सभी बातें काल्पनिक हैं, चल कहीं नहीं रहे, ठीक है, हाँ, तो हमने कहा हम सब लोग पिकनिक पे चल रहे हैं, अगर 51% लोगों ने हाँ बोल दिया तो वी विल गो फॉर द पिकनिक, अदरवाइज नॉट। व्हाट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज दिस? ऑर्डिनरी। लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, हमने कहा जब कम से कम 75% ऑफ द स्टूडेंट्स विल से यस, तब वो यस माना जाएगा। इस मैटर से ही पता चल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होगा, क्योंकि हमें 51% की मेजॉरिटी नहीं चाहिए, हमें कितने की मेजॉरिटी चाहिए? 75% की। ऐसे रेजोल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कंपनीज एक्ट में अलग अलग जगह अलग अलग प्रोविजंस हैं। अब वहां पे सिंपली लिखा होगा फॉर दिस पर्पस अ स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी पास्ड। अब बताइए, अगर आपको कंपनी लॉ के अंदर कोई ऐसी लाइन लिखी मिल गई, अ स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी पास, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? इसका मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है कि जब तक 75% लोग हाँ नहीं बोलेंगे तब तक ये मैटर डिसाइडेड नहीं माना जाएगा। कहीं लिखा हुआ है ओनली एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड, इसका मतलब 51% मेजॉरिटी। ये हमने आपको सिर्फ याद रखने के लिए बताया है 51%, 75%। अभी हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे एक्ट में एक्चुअली ये वर्ड्स यूज्ड नहीं है। एक्ट में जो वर्ड यूज्ड हैं, अब हम बोलने जा रहे हैं, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो जब आएगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से सुनना, इफ वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट, बताओ रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी है कि स्पेशल? ऑर्डिनरी।
इफ वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट, फेवर वाले ज्यादा हैं, अगेंस्ट वाले कम हैं, कौन सा रेजोल्यूशन हो गया? ऑर्डिनरी, ठीक है। इफ वोट्स कास्ट इन फेवर आर 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, स्पेशल, ये घर पे करके देखना तो वही 75% निकल के आएगा। वोट्स कास्ट इन फेवर आर 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट। आ गई बात समझ में? तो किसी भी मीटिंग में जो डिसीजंस होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अब आप जब कंपनी में जाओगे और कोई मैटर होना है और वहां पर चेयरमैन ने कहा कि दिस मैटर विल बी डिसाइडेड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो विल यू ऑल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है? आपको समझ आ जाएगा कितने % की कंसेंट चाहिए? यस। तो ये वर्ड्स बहुत ध्यान रखना, ओके। मीटिंग के डिसीजंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। अब देखो लिखा है वहां पर, दे एक्सरसाइज their respective powers through resolution passed by them. General meeting of the members provide a platform to express their will in regard to the management or affairs of the company. Convening, can you tell me this line? Convening of one such meeting every year is compulsory. किसकी बात कर रहे हैं ये? Annual general meeting। कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर तो कभी कभी आता है, एक ऐसी मीटिंग करना मैंडेटरी है हर साल में। वो कौन सी मीटिंग होगी? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। होल्डिंग ऑफ मोर जनरल मीटिंग इज लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली कह रहे हैं एक मीटिंग होल्ड करना तो मैंडेटरी है, अगर एक मीटिंग से ज्यादा होल्ड करना चाहते हैं तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि भैया साल भर में बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर हो रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स से मीटिंग करने की जरूरत है, तो वो और मीटिंग होल्ड कर लें, लेकिन कम से कम एक मीटिंग होल्ड करना मैंडेटरी है। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, अब ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आगे इन्होंने चैप्टर में बताए हैं। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, क्लास एक्शन सूट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स आर एसेंस एंड एट्रीब्यूट्स टू द कंपनीज एक्ट 2013। ये तीनों शब्द अभी हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे क्या है। अगला टॉपिक जो आ रहा है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। यहां तक किसी को कोई डाउट? आई होप नो डाउट, सब इजी ही है। सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के पहले ये जानना जरूरी है कि ये शब्द क्या है, सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड। बहुत ध्यान से समझना, आपके लिए बड़ी काम की बात है ये। हैव यू एवर हर्ड अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? सुना है कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? सी होता क्या है, हर कंपनी में, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को साइड में रख रहे हैं क्योंकि आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने सुना नहीं है। अब ये सुन लो, सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड, हर कंपनी में मीटिंग होल्ड करने के या जो नॉर्मल प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं उसमें अलग अलग रूल्स फॉलो हो रहे थे। कुछ कंपनी मीटिंग अलग तरह से होल्ड कर रही थी। अब कंपनीज एक्ट ने तो कह दिया साल भर में एक मीटिंग होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट ने इतना कह के कंपनीज एक्ट शांत हो गया। अब वो मीटिंग कैसे होगी, नोटिस कैसे भेजी जाएगी, कहाँ होगी, कितने लोग आएंगे, ये सब कुछ नहीं बताया मान लो कंपनीज एक्ट। तो हो क्या रहा था, हर कंपनी अपने हिसाब से अपने रूल्स बना रही थी, अपने हिसाब से अपना प्रोसीजर बना रही थी और अपने काम कर रही थी। तो ये देखा गया कि सब लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये सोचा गया कि भाई एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स बनाया जाए जो हर कंपनी फॉलो कर ले, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब समझ गए, एक जैसे प्रोसीजर हो ताकि सारी कंपनीज एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो ये सोचा गया कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए जो सारी कंपनीज के लिए कॉमन हो। और आपको पता है ये रूल्स बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? डज एनीवन नो? ICSI। मैम ये क्या होता है? व्हाट इज ICSI? योर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आपके इंस्टीट्यूट को सरकार ने कहा कि भाई देखो, CS ही वो बंदा है जिसको कंपनी लॉ की सबसे ज्यादा नॉलेज है, CS ही वो बंदा है जो कॉर्पोरेट लॉ का एक्सपर्ट है। तो क्यों ना कंपनी सेक्रेटरीज ही ऐसे रूल्स बनाए जो सारी कंपनीज में यूनिफॉर्मिटी लाए। और इसलिए ये स्टैंडर्ड्स बनाने के, स्टैंडर्ड का मतलब ही सोचो क्या हुआ ना, स्टैंडर्ड ये है, नाउ एवरीवन हैज टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई ICSI को, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया को। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ये सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स आपके इंस्टीट्यूट ICSI ने बनाए हैं। और जितने भी ये स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी हैं वो सारी कंपनीज को फॉलो करना जरूरी है। क्या अब आपको समझ में आया कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप है कि नहीं,
इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये कोर्स करते वक्त ये सवाल 1000 बार आपके दिमाग में आता है, और नहीं आता है तो लोग लाते जरूर हैं, इस कोर्स में क्या होगा, स्कोप ही नहीं है, क्या करता है, कुछ लोगों को तो कंप्यूटर साइंस लगता है सीएस। हाँ, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग क्वेश्चन व्हेन दे आस्क यू व्हिच कोर्स यू आर डूइंग सीएस, अच्छा कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो आप फिर सोचते हो रहने दो, नहीं समझा सकते तो ये कई बार क्वेश्चन हमारे आते हैं दिमाग में, बट देन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि आप एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट हो कंपनी के लिए। तो ये सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो हर कंपनी को फॉलो करनी है। और जनरल मीटिंग के लिए देखिए इन्होंने लिखा भी हुआ है सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग। अब सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड ऑन, इनको एसएस बोलते हैं हम लोग, एसएस का मतलब क्या हो गया, सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड। सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग का मतलब सोचो क्या हुआ, जनरल मीटिंग के लिए इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। इसका मतलब अब जो कंपनी जनरल मीटिंग करेगी उसको ये सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी होगा। तो देखिए लिखा हुआ है सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग, दैट इज SS2, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, SS2 है। SS1 भी होता है, SS2 भी होता है, SS3 भी होता है। जनरल मीटिंग के लिए कौन सा सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड है, SS2। ओके, इशूड बाय, पढ़ लो क्या लिखा है, किसने इशू किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ICSI ने बनाया, सरकार ने अप्रूव किया। इज टू बी, देखो क्या लिखा है, मैंडेटरली adhered to by all the companies। What do you mean by this line? Mandatorily adhered to मतलब mandatorily followed, यानी हर कंपनी को आपके द्वारा बनाए गए इन सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मैंडेटरी है। किसने बनाए हैं ये सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स, ICSI। Section 11810 of Companies Act, the objective of Secretariat Standard is to promote good corporate governance। ये एक शब्द है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपको पता है कंपनी सेक्रेटरीज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ही जाना जाता है, या दे आर कंसिडर्ड कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैनेज करते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है टू सी ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन कंप्लाइड और नॉट। कंपनी सेक्रेटरी का मेन काम कंपनी में यही देखना होता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाइड हैं या नहीं है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड, अब आप किसी कंपनी में जाओगे, उस कंपनी में जनरल मीटिंग हो रही है, तो आपकी ड्यूटी है ये देखना कि उस मीटिंग को कंडक्ट करते टाइम ये SS2 भी फॉलो हो रहा है कि नहीं। और अगर SS2 फॉलो नहीं हो रहा है तो आप अपनी कंपनी के चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहेंगे यू आर नॉट कंप्लाइंग विद SS2। अगर आपने इसको कंप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ये आपकी ड्यूटी है उनको रिमाइंड कराने की, आपकी ड्यूटी है बताने। और सोच के देखो, अगर आपको खुद ही नहीं पता है सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसे कह रहा है कि ये SS2 पूरा कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, आपने कहा SS2 वो क्या होता है, ये आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूछ रहे हैं। आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, डिग्री हाथ पे लिए घूम रहे हैं, जिस दिन से पास हो उस दिन से डिग्री यहीं रख ली, इतनी खुशी हुई ना कि चलो बन गए आपने उनसे पूछा SS2 ये क्या होता है। तो इसलिए यू शुड बी थरोली नोइंग ऑल दी सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड। तो जब हम लोग मीटिंग्स की बात करेंगे, एक तो हम लोग को कंपनीज एक्ट चेक करना है कि कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाइड हैं कि नहीं, प्लस हमें ये देखना है कि SS2 सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड 2 कंप्लाइड है कि नहीं। ओके, तो देखो आगे इन्होंने लिखा है दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट except one person company। Have you ever heard about this company? अच्छा, एक टफ सा क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, गेस करके बताओ 1% कंपनी में कितने पर्सन होते हैं। सो इंटेलिजेंट, हम पहले ही बता रहे थे सब एकदम बॉर्न इंटेलिजेंट है। 1% कंपनी में कितने पर्सन होते हैं, ऑब्वियसली 1% कंपनी इज ए कंपनी इन विच देयर इज ओनली 1 शेयर होल्डर। 1% कंपनी के ऊपर ये रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, बहुत ईजी कर दिए गए। आप सोच के देखो, एक अकेला बंदा है, उससे कह रहे हैं प्रॉपर जनरल मीटिंग होल्ड करो, अकेले बैठ गया रूम में, वो कह रहे जनरल मीटिंग चल रही है हमारी, रेजोल्यूशन भी पास हो रहे हैं खूब सारे, है ना। सो बेसिकली ये कह रहे हैं ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सबके ऊपर लगेंगे, लेकिन किसके ऊपर नहीं लगेगा, 1% कंपनी, एक्सेप्ट 1% कंपनी एंड क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज विच आर एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है, कह रहे हैं ये सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड सबके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, 1% कंपनी
और दूसरा किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? उन कंपनीज के ऊपर जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया। ठीक है, अब जरा इमेजिन करिए क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है, अपना माइंड थोड़ा खोल के चलिएगा बिकॉज ऐसे क्वेश्चन कई आते रहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सच एंड सच कंपनी वाज एन ओपीसी, ये पहली लाइन में लिख दिया, और बच्चों की आदत है कि वो किसी भी क्वेश्चन की पहली लाइन को तो इग्नोर मारते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सच एंड सच कंपनी एबीसी वाज एन ओपीसी। ठीक है, कंपनी की एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई और एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने सारा प्रोसीजर किया, बट उनको एक नोटिस इशू किया डिपार्टमेंट ने, और डिपार्टमेंट ने कहा कि आपकी मीटिंग वैलिड नहीं थी बिकॉज यू वर नॉट कंप्लाइंग विद SS2 एज मेड बाय ICSI। क्वेश्चन समझ में आया? क्या आएगा? पढ़ने में बड़ा सिंपल था, क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा? कंपनी लॉ एज फार एज वी आर डूइंग। क्वेश्चन ने पूछा एबीसी वाज एन ओपीसी। ठीक है, द कंपनी कंडक्टेड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग, हालांकि ओपीसी में होती नहीं है लेकिन हम सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं कैसा आ सकता है। द कंपनी कंडक्टेड इट्स मीटिंग बट notice was issued on the company that the company did not comply with SS2 of general meeting. ठीक है, अब बताइए as per your opinion whether the notice is justified or not justified? अभी तो लिखा है सामने तो दिख रहा है ना? अभी आपने क्वेश्चन भी ध्यान से सुन लिया, अच्छा ओपीसी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है आपको पता है? पहली लाइन was an OPC वो मिस हो गई, ये तो फिर भी ओपीसी दिख जाता है। आपको पता है सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड में कंफ्यूजन होती है। वो लिखते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इतना लिखने के बाद क्या अलग से लिखे इट वाज अ प्राइवेट कंपनी, एबीसी लिमिटेड वाज अ कंपनी लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है लिमिटेड लिखा है इसका मतलब पब्लिक कंपनी, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये ओपीसी है एंड ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड, देयरफॉर द नोटिस इशूड बाय द डिपार्टमेंट इज इनकरेक्ट। दिस इज हाउ द क्वेश्चंस कम। हम सिर्फ और सिर्फ यही बताने की कोशिश। अब इसमें बताओ क्या याद कर लिया आपने, क्या रट लिया? कोई फायदा है रटने का? नो। तो पढ़ना अच्छे से है, दिमाग लगा के यूज करना है, पॉइंट्स अच्छे से। अब आपने देखा इस पैराग्राफ में हमको ये पॉइंट्स मिले, तो आप यही कर सकते हो, नोट्स जो आप बनाओगे साइड बाय साइड पॉइंट्स लिख लीजिए कि हाँ एक ये पॉइंट था, की पॉइंट था जो मैम ने बताया, ये दूसरा की पॉइंट था, इन्हीं की पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फाइन, कंफ्यूजन तो नहीं हुई इसमें किसी को? अब देखो ये बता रहे हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब हुआ कि कौन कौन से लॉ, कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे इस चैप्टर में। मीटिंग्स में, मीटिंग्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारे सेक्शंस लगेंगे। देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 96 से मिला, सेक्शन 96 से स्टार्ट हो रहा है, और ये देखिए सारे सेक्शंस हैं जो आप लोग इसमें पढ़ोगे सेक्शन 121 तक के। ठीक है, आई थिंक कुछ बच्चों के पास आई थिंक थोड़ा सा ओल्ड मॉड्यूल होगा जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा, जिनके पास बुक्स हैं शायद उनके पास ओल्ड हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज क्लियर कर दे रहे हैं हम आपकी, क्योंकि आपको कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट नहीं मिलेगा। ICSI की वेबसाइट पे 2 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स हैं, एक जो जून 21 के लिए, मतलब इंस्टीट्यूट ने किया क्या है, PDF उन्होंने नया वाला दिया है और आपको भेजी थोड़ी सी पुरानी वाली है। ना इंसाफी हो गई ना, गलत हो गया, अभी कराया फिर पुरानी भेज दी, बट ऐसा हमेशा होता है आपके साथ, मतलब CS के बच्चों के साथ, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेटेस्ट वाला अवेलेबल है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे, तो अगर आपको लगे ऐसा कोई डिफरेंस है तो आप वो नोट कर सकते हो, अदरवाइज बुक जो है बुक से ही पढ़िए। कोई ऐसा अमेंडमेंट का पॉइंट होगा या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो हम लिखवा देंगे आपको। ठीक है, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं आई कैन सी कुछ लोग बुक्स में आई थिंक है नहीं, वो कुछ नहीं है, सेक्शंस की एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, कि ये सेक्शंस लगेंगे। तो अभी जैसा कि हमने बताया आपको कि अगर हम लोग मीटिंग्स चैप्टर की बात करेंगे तो एक तो कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे ऑब्वियसली, प्लस क्या लगेगा बताइए, सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड। कौन सा SS लगेगा? SS2 लगेगा। ठीक है, अच्छा, डू यू नो व्हाट आर लिस्टेड कंपनीज? कौन सी होती है लिस्टेड कंपनी? कहाँ लिस्टेड होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और जाहिर सी बात है कि अगर वो लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उनको मीटिंग करने के लिए और क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन। सुना है सेबी? क्या होता है सेबी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे। यानी हम लोग ने कंपनीज को 2 क्राइटेरिया में बांट दिया, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। जो अनलिस्टेड कंपनी होगी उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा, कंपनीज एक्ट के रूल्स लगेंगे, प्लस सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स लगेंगे। ठीक है, और अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, लिस्टेड कंपनी भी तो कंपनी ही है,
कंपनीज एक्ट भी लगेगा, सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स भी लगेंगे, और एडिशनली क्या लगेगा, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये भी ध्यान देना, जब आप सीएस बन गए, आप किस कंपनी में हो, अगर आप जिस कंपनी में हो वो एक लिस्टेड कंपनी है तो आपको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन भी ध्यान में रखने पड़ेगी। आप जिस कंपनी में हो वो अनलिस्टेड कंपनी थी फॉर एग्जांपल, आपने सारे सेबी के रूल्स लगा डाले कंपनी में, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कई बार आपको शांत कराने की कोशिश करी कि भैया सेबी नहीं लगेगा हमारे ऊपर, आपने कहा कैसे नहीं लगेगा, हम याद करके आए, लगाओ, अनलिस्टेड कंपनी है नहीं लगेगा। तो ऐसा कुछ ना करिएगा, ठीक है, कि वो परेशान हो जाए। तो यहाँ एक लिस्ट दे रखी थी कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स जो है वो एप्लीकेबल होंगे। और इसके बाद अगर आप देखो तो मेंबर्स मीटिंग का इन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। आई थिंक दिस यू विल गेट इन योर बुक्स, ये शायद मिल जाएगा आपको, मेंबर्स मीटिंग। और एक चार्ट ऐसा देखो बना हुआ है, मेंबर्स मीटिंग कितने तरीके की होती है, 3। मैंने आपको बताया था कि वैसे 3 होती है, प्राइमरीली हम लोग 2 की बात कर रहे थे, कौन कौन सी, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और तीसरी होती है क्लास मीटिंग। इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग हुई बच्चों, जो पूरे साल में एक बार होती है एनुअली, ठीक है। मैंडेटरी कौन सी मीटिंग हुई, एजीएम की ईजीएम, एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग मैंडेटरी होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो चाहे तो मीटिंग होल्ड करें, चाहे तो मीटिंग होल्ड ना करें। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नो? तो आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ जो आज हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, क्वेश्चंस मैंने आपको बीच बीच में बताए कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, और यही क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहलाए जाते हैं। जो आपने सुना कई लोगों से होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको एक बार रीड करना है। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेंबर्स मीटिंग, ठीक है। और अब हम लोग फाइनली, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था आज, मीटिंग्स के बारे में आपने सुना भी था, लेकिन कल से हम लोग अब इसके प्रोविजंस में जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने फोन से पढ़ने में कंफर्टेबल है, वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन टेक आउट द प्रिंट टिल द टाइम यू गेट द बुक्स, ठीक है। इसीलिए आई हैव पिक अप अ वेरी बिग चैप्टर, ताकि आपको पूरी बुक का प्रिंट ना निकालना पड़े, ठीक है। ये चैप्टर ठीक ठाक दिन चलेगा, तो आप आराम से इस चैप्टर का प्रिंट निकाल लो, टिल दैट टाइम यू विल गेट योर बुक्स, ठीक है। फाइन ऑल ऑफ यू, चलिए, थैंक यू सो मच।